सभी का नमस्कार, सुप्रभात। और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कई बच्चों की डिमांड कि ये जो EMRS है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वैसे तो सभी कई सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, इसके अंदर हॉस्टल वार्डन की भी है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है इसके अंदर, और इसके लिए हमने एक ये बैच स्टार्ट किया है। और मैं पहले उसको एलोबरेट कर रहा हूँ कि EMRS क्या है और वैकेंसी कितनी है, और इसके अंदर सिलेबस क्या है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, इस पूरी क्लास को मैं आपको PPT के माध्यम से समझा रहा हूं। मैं यहाँ देखने की जरूरत है आपको कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये आपके समक्ष आप देखेंगे कि एक स्क्रीन आपके है सामने। सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन, विद्यादायिनी, वीणा वादनी, हंस वाहिनी, कमल के फूल पर सुशोभित, उनके बाएं हाथ में पुस्तक और दाईं तरफ हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। माँ सरस्वती को हम नमन करते हैं, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती हमें अपना आशीर्वाद दे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है EMRS, वो एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के अंडर में आता है। और इसका एग्जाम जो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये बहुत ही अच्छी पहल। क्योंकि आप इसको देखेंगे कि ये स्कूल जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको भारत स्तर पर सभी ब्लॉक में ये स्कूल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और इसके अंदर जितने भी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बच्चे होंगे, उनको रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था रहेगी। और जो टीचर है वो भी उस रेजिडेंस में रहेंगे, क्योंकि ये जैसे नवोदय विद्यालय बने हुए हैं उसी के आधार पर ये स्कूल खोले जा रहे हैं। एक चार दीवारी के अंदर सब कुछ होगा। और आप देखेंगे कि जो EMRS है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा इसको मिला हुआ है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये। तो एक यहाँ पर मतलब फिजिकल टीचर के अलावा कई अन्य विषय, क्योंकि पूरा स्कूल खोला जा रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि हॉस्टल का वार्डन की वैकेंसी भी है, मेल वार्डन, फीमेल वार्डन। बट हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT फिजिकल। तो जैसा मैंने बताया, ये स्कूल जो होंगे 6th क्लास से 12th क्लास तक के होंगे। SC कैटेगरी के बच्चे पढ़ेंगे इसके अंदर। और ये ब्लॉक लेवल पर एक रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट सब वहीं पर रहेंगे। स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल के अंदर, टीचर्स के लिए रेजिडेंस रहेगा। तो एक अच्छा मौका है, मैंने जैसा बताया कि
नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर ये स्कूल खोला जा रहा है। और वैकेंसी देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की 321 और फीमेल की 345, टोटल कुल मिला के देखा जाए तो ये 366, मतलब 666 वैकेंसी है पूरी। और मेल के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे 131, ओबीसी 32, ईडब्ल्यूएस 32, ओबीसी 86, एससी 48 और एसटी 24। वहीं पर फिजिकल टीचर फीमेल के लिए 142 अनरिजर्व है, 34 ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी 93, एससी 51, एसटी 25। ये जरूर कहूंगा कि जितनी लड़कियों ने, महिलाओं ने फॉर्म भरा हुआ है तो अच्छे से तैयारी करें, वैकेंसी बहुत अधिक है। और अच्छे से जुड़ेंगे तो आपको वाकई में कामयाबी इसमें मिलेगी। और आपको सिलेबस वाइज इसकी तैयारी करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, लिख के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आगे मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा। आगे देखते हैं हम भाई एग्जाम के दौरान आप अपने संग क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ पेन लेके जाना है। लिखा हुआ है कैंडिडेट नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स। कोई बॉक्स नहीं जाएगा अंदर, कोई हैंडबैग नहीं जाएगा, पर्स नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का पेपर आपके पास नहीं होने चाहिए, कोई लिखित मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई आ, पानी की बोतल ले आ सकते हैं आप। मोबाइल फोन नहीं जाएगा, ईयरफोन नहीं होगा, माइक्रोफोन नहीं होने, पेजर नहीं होना चाहिए, आपका कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं होना चाहिए, वो लेके आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ पेन और आपका एकेडमिक कार्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिया गया है। और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरे पास एक बच्चे का फोन भी आया था, बट फॉर्म तो लास्ट डेट निकल गई, 30 आपकी थी। तो यहाँ आप देखेंगे जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं और आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर। और 18/8 18 अगस्त 2023 को इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट फुलफिल हो जानी चाहिए। दूसरा, इसमें हर पोस्ट वाइज वेटिंग लिस्ट जो होती है वो जारी की जाएगी, और जो कि 1 साल तक उसको मेंटेन करके रखेंगे। सपोज टॉप जो मेन लिस्ट है उसमें से कोई नहीं आया, तो जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से 1 साल तक वो लोग क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करते चले जाएंगे, अगर ऊपर की लिस्ट का, मेन लिस्ट का कोई नहीं आता है। और सिलेक्शन इसके अंदर रिटर्न बेस्ड है, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका रिटर्न एग्जाम, उसमें अच्छा स्कोर इसने किया उसका सिलेक्शन होगा। तो टोटली याद रखना है कि रिटर्न बेस्ड है ये, कोई चक्कर में ना पड़े कि इंटरव्यू होगा कुछ ऐसा होगा। तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टीजीटी, उसका जो ग्रेड पे मैट्रिक्स जो बताया गया फिजिकल टीचर का, वो 35,400 से लेकर 1,12,400 ये लेवल बताया गया। और अप्रोक्सीमेट जो पहली तनख्वाह लगभग 60,000 के लगभग होगी इसके अंदर। और अब आता है कि भाई स्कीम एग्जाम कैसे होगा, मोड ऑफ एग्जाम। जो ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है, ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर शीट होगी, 4 ऑप्शंस होंगे हर आंसर के, ठीक है। और जो लैंग्वेज है एग्जाम की, मीडियम जो है वो हिंदी इंग्लिश बोथ में रहेगा, दोनों में रहेगा, ठीक है। और जो पार्ट 6 है, छठा पार्ट एग्जाम का, वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। वो जो आप चूज करेंगे रीजनल लैंग्वेज उसमें होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज तो है ही, प्लस तीसरी रीजनल लैंग्वेज है। अब कई लोग यूपी के होंगे, बोलेंगे सर हम क्या रीजनल लैंग्वेज यूज करें सर, तो आपके पास हिंदी है। मतलब हिंदी इंग्लिश तो है ही दो, प्लस रीजनल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के भी ऑप्शन है, आप हिंदी लेंगे आप उसमें। तो
और जहां जो ट्राइबल एरियाज में है या जहां पर है उनकी रीजनल लैंग्वेज है, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, तेलुगु है, तो वो वहाँ की कोंकणी है, वो वहाँ की लैंग्वेज यूज कर सकता है। वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब जो टीजीटी का एग्जाम पैटर्न है, 120 नंबर 120 मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो किसके हैं? स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ये 30 मार्क्स का 10 10 10 का, और 120 नंबर के अंदर बाकी चीज है। वो कैसे बाइफरकेशन कर रखा है वो आपको देखने को मिलेगा। पहला है जनरल अवेयरनेस, ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है। 10 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन होंगे इसके। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी, आपकी रीजनिंग, तार्किक क्षमता, वो भी 10 नंबर का। फिर आईसीटी की नॉलेज, आईसीटी क्या हुआ? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज, इंटरनेट से संबंधित नॉलेज, 10 मार्क्स का। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका शिक्षण अभियोग्यता जो होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो 10 नंबर। तो टोटल 40 नंबर तो ये हुए। जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग एबिलिटी के 10, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10। आपके सामने स्क्रीन पर है ये, ठीक है। 40 नंबर का ये हुआ। अब बचे हमारे 120 में से 80 नंबर। तो आप देखेंगे कि जो पार्ट फिफ्थ है वो 80 मार्क्स का है, इसको भी बांटा हुआ है। 65 क्वेश्चन प्योर आपके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 65 नंबर का, 65 नंबर। इसमें 10 नंबर का जो है पेडागोगी, मतलब शिक्षा शास्त्र, टीचिंग में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या टीचिंग एड यूज करता है, वो टीचिंग पेडागोगी, ये आपका अभी 10 नंबर का, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पर क्वेश्चन होंगे। और खेलो इंडिया, देखो खेलो इंडिया आपका स्पोर्ट्स वाला पोर्शन एक यहां भी आ गया। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और उससे सामान्य, उससे समकक्ष जो कार्यक्रम भारत सरकार ने चला रखे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस खेलो इंडिया, फिट इंडिया और इससे संबंधित जो कार्यक्रम चलाए, 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। तो टोटल देखेंगे ये जो 80 मार्क्स का बाइफर्केशन किया गया है, जिसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस आपके 65 होंगे, जो आपके बीपीएड लेवल के, है ना। कहने का मतलब बीपीएड लेवल, बट बीपीएड में आपको पता है कि क्या आपने क्या पढ़ा है। कई लोगों ने हवा में बीपीएड किया, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी एग्जाम क्लियर होगा। और दूसरा आप देखेंगे, मैंने जैसा बताया कि भाई जो पैडागोगी होती है, शिक्षा शास्त्र होता है, उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और 5 नंबर का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस खेलो इंडिया या फिट इंडिया जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके 5 नंबर। तो टोटल ये 80 मार्क्स हुए। 80 प्लस ऊपर 10 मैंने मार्क्स बताए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, टोटल हो गया हमारे 120 मार्क्स। अब बचे 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में आप देखेंगे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, सबके 10 10 नंबर। और ये जो पार्ट सिक्स है, ये क्वालिफाइंग है। ये देखिए मेन, इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दें, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा है? 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। याद रखना, ये बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है यहाँ।
हिंदी के जो 10 क्वेश्चन आए हैं उनमें से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज, नीचे रीजनल लैंग्वेज दे रखी है, देखेंगे, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, आगे और लैंग्वेज होगी। रीजनल लैंग्वेज 10 नंबर का, उसके अंदर भी 10 में से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश के 10 सही, 10 में से 4, हिंदी के 10 में से 4, और रीजनल लैंग्वेज अब मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो शायद मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तराखंड के हों, यूपी के हों, ठीक है ना, ये सब मैं देख रहा हूं कि आप हिंदी लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो हिंदी के 2 हो गया, 10 नंबर का, एक सामान्य हिंदी, एक 10 हिंदी, 10 का ये हिंदी। तो सभी तीनों में, हिंदी में 10 में से 4 नंबर सही होने चाहिए। नहीं सही हुए तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी आगे। इंग्लिश में से 10 में से 4 सही होने चाहिए, आपके रीजनल लैंग्वेज में से 10 में से 4 सही होने चाहिए, अलग अलग 4 4 4 सही होने चाहिए, तभी आपका इवेल्युएशन होगा बाकी 120 नंबर का। अदरवाइज आपकी कॉपी साइड कर दी जाए। ठीक है, तो 6th पार्ट बड़ा अहम है। दोबारा 6th पार्ट को यहां मैं दिखा रहा हूं, मैं 30 मार्क्स का है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, और लैंग्वेजेस नीचे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। भाई कोई वेस्ट बंगाल का बंगाली यूज करेगा, जरूरी नहीं है कि वेस्ट बंगाल का बंगाली यूज करे, वो हिंदी यूज कर सकता है, इंग्लिश भी यूज कर सकता है। तो आप जो बाकी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो आप हिंदी यूज कीजिए, रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है ना। तो एवरी के नीचे लिखा सबसे लास्ट जो देखेंगे पैराग्राफ, एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज ऑफ एफॉरमेंशन शेड्यूल लैंग्वेज, ऊपर जो लैंग्वेज दी गई है उसमें से कोई एक लैंग्वेज को यूज करेगा। However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as regional language also will be higher than the standard as that general English and general Hindi। क्या कह रहा है कि आपने सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी तो ले लिया, रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी या इंग्लिश यूज कर रहे हैं आप, तो याद रखना वो जो उसका स्टैंडर्ड है, एक मानक है, उससे ऊपर की हिंदी या ऊपर की इंग्लिश आएगी, ये समझ लें आप। तो ये पास करना मतलब 40% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो कि साफ साफ आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे यहां पर कि ये देखेंगे 40 मार्क्स, ये लिखा मिनिमम, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, सभी के अंदर 40 मार्क्स। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवल्यूएट, अगर आपका इसमें 40 मार्क्स हर में नहीं आए तो आपका 1 से लेके 5 का जो पार्ट था, मतलब 80 नंबर वाला, वो चेक नहीं होगा। तो ये मिनिमम 40 मार्क्स, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है यहां पर, कितनी 0.25, मतलब 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते तो 1 नंबर कटेंगे, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 मतलब 0.25 कट जाएगा। तो ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, क्या बोलता है इंपोर्टेंट नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या बोलता है कि टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू मार्क ओनली वन ऑप्शन on the OMR sheet corresponding to the correct answer. However, if during the process of scanning of OMR sheets, more than one option is found marked by the candidate against a question, it will not be accepted। अगर आपने गलती से 2 जगह मार्क कर दिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का ए भी लगा दिया और सी भी लगा रहे हैं, तो चेक नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, further if any misprinting or ambiguity in any question noticed by the subject expert at the time of verification or challenge of answer key after conduct of examination, a policy decision will be taken as per the recommendation of the subject expert।
बाय द वे कोई करेक्शन है क्वेश्चन आंसर में तो वो कह रहा है कि वो एक्सपर्ट की बात मानी जाएगी। यहाँ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें एज बताया गया 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। एज रिलैक्सेशन किसको मिल रहा है? SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एस एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल, भारतीय सरकार का जो नियम उसके अनुसार ही मिले। ठीक है। और जो EMRS में जॉब ऑलरेडी कर रहा है, EMRS का एम्प्लॉय है कोई, उसको 55 साल 55 ईयर तक का ये लिमिट दिया गया। और साफ साफ लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर कई बच्चों ने पूछा सर BPES जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है वो एलिजिबल है या नहीं है? भाई BPED तो एलिजिबल है, तो क्लियर है वो एलिजिबल है या नहीं है, अभी इन्होंने अपने नोमेनक्लेचर में क्लियर नहीं किया है। बट आपने फॉर्म भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार एग्जाम दीजिए आप, और सब मार्क्स सरस्वती के ऊपर छोड़िए। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और ये एग्जामिनेशन सेंटर यूपी का है तो उसने लखनऊ भरा होगा, सबकी मेरे ख्याल से कैपिटल्स दे रखी हैं, आप देख सकते हैं आप, ये लिस्ट है आपके सामने। मध्य प्रदेश का भोपाल में है। ठीक है। सबकी हरियाणा का चंडीगढ़, गुजरात गांधीनगर, गोवा का पानीजी। ठीक है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, चंडीगढ़ का चंडी, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तो ये सब सेंटर दे रखे हैं। इसमें एक चीज और अहम बताई गई है कि सपोज कोई एग्जामिनेशन सेंटर जो दिया गया है, सपोज मान के चलो राजस्थान का जयपुर है, जयपुर के अंदर कम कैंडिडेट बैठ रहे हैं और लखनऊ के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, आपका जब एडमिट कार्ड डिस्पैच होगा तो वो आपको ट्रांसफर कर देंगे जयपुर, अगर ऐसा हुआ तो। साफ साफ लिखा है कि अगर, नीचे वही समझा रखा है कि आपने सेकंड और थर्ड चॉइस जो दे रखी है, अगर पहले वाले चॉइस का जो सेंटर भरा हुआ है आपने उसमें बहुत जंप हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और दूसरा सेंटर खाली पड़ा हुआ, तो आपको सेकंड चॉइस पे आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना। ये एक तरीका है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यही काम करता है। अब आता सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो अभी सामान्य चल रहा है एजुकेशन के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक क्षमता जो है आपकी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इन इक्वालिटी, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम, मतलब डायग्रामेटिकली क्वेश्चन, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं आपके वो क्वेश्चंस आएंगे, पजल्स वाले आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले होंगे कि भाई राम जो है 17वें नंबर में बैठा हुआ है तो मोहन के किधर बैठा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी, आपने देखा हो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट दिए होंगे, सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं हम, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर कि मोहन की माँ राम की माँ की ये है, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन टेस्ट आएंगे कि भाई मोहन चला, पूरब की तरफ उसका मुंह था, दाएं गया बाएं गया दाएं गया, फिर अब किस डायरेक्शन में उसका मुंह है। फिर एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। एसर्शन और रीजन मतलब आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। वेन डायग्राम के क्वेश्चन होंगे, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। ये आपकी तार्किक क्षमता देखना चाहते हैं। फिर नॉलेज ऑफ ICT, कंप्यूटर नॉलेज की बात आती है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका फंडामेंटल, उसका आधार, बेसिक चीज, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेसिक्स, MS ऑफिस। ठीक है। आप कैसे MS ऑफिस पे काम करते हैं,
कौन किसी की क्या काम करती है, क्या कॉपी करना है तो क्या करना है, ठीक है, बोल्ड करना है तो क्या करना है, इटैलिक करना है तो क्या करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो क्या, वो सब कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होंगे, उनका यूज क्या है, ठीक है, और जो एब्रीविएशन यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं उसके बारे में, कंप्यूटर का नेटवर्क, ठीक है, यूआरएल क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस वर्ड क्या है, उसके साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे आईसीटी के। ये 10 मार्क्स का है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, जो टीचिंग नेचर होता है, उसकी विशेषता टीचर की, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, जो सीखने वाला उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो आपके शिक्षण विधि को प्रभावित करते हैं, ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड कौन कौन से, लेक्चर मेथड, इमिटेशन मेथड, जो मेथड्स हैं, फिर टीचिंग एड्स एंड एवोल्यूशन सिस्टम, टीचिंग एड क्या है, शिक्षण सामग्रियां क्या क्या यूज किया, और टीचिंग करने के बाद आप मूल्यांकन कैसे करते हैं अपने स्टूडेंट्स का, वो है इसके अंदर। फिर आप देखेंगे यहां पर आता है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस बेस्ड स्टडी, शिक्षा शास्त्र, काफी कुछ जो टीचिंग एप्टीट्यूड आया है आपका, वो यहाँ शिक्षा शास्त्र से भी जुड़ता हुआ मिल रहा है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होंगे इसके अंदर, पेडागोगी जिसको बोलते हैं, पेडागोजी के अंदर आपके कोई टीचिंग मेथड्स, किस प्रकार का टीचर होता है, ठीक है ना, कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स यूज किए जाते हैं, तो ये शिक्षा शास्त्र के ऊपर आया। उसके बाद मैंने बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया, हमारी क्या पद्धति रहेगी, किस किस को शामिल किया गया है, ठीक है ना, स्कूलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे, किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी रीजनल लैंग्वेज का बच्चा वहां पे पढ़ सकता है, ये सब इस पे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अदर कोई जो प्रोग्राम समकक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स के, उससे संबंधित आएंगे क्वेश्चंस इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे 15 नंबर का, ये ऊपर दो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनल एबिलिटी 10 नंबर का, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, 40 नंबर हो गए। अब आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी जो बताया, ये 10 नंबर का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम है, ये 5 नंबर का, ठीक है। तो अब आप बाकी देखेंगे कि जनरल हिंदी, आप देख सकते हैं संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकाक्तियां, अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जो नॉर्मल जनरल इंग्लिश में पेपर आता है वो है ये। और मैंने बताया कि तीसरा जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज आपने अगर हिंदी चुना है तो वो हिंदी थोड़ी सी स्टैंडर्ड अप करके वो आएंगे 10 क्वेश्चन उसमें, टोटल 30 नंबर का ये है। और जो हमारा 65 नंबर का, 65 नंबर, फिजिकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन, अगर आप देखेंगे तो लगभग सिलेबस बाकी सिलेबस से मिलता जुलता है, ठीक है। अब मैं पूछूं बाकी सिलेबस से किससे मिलता जुलता है, डी ट्रिपल एस बी का लगभग ऐसा ही है, नवोदय विद्यालय का ऐसा ही है, एबीएस का ऐसा ही है। तो उसमें है क्या, इसके अंदर अगर देखेंगे तो पार्ट ए, उसके पार्ट बी, पार्ट सी, ये 3 पार्ट बनाए इन्होंने। पार्ट ए के अंदर फिजिकल एजुकेशन
के अंदर द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल, भाई हमारा क्या अवधारणा है शारीरिक शिक्षा की, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन क्या, उसका अर्थ है, किस किसने परिभाषा, किन किन ऑथर ने परिभाषाएं दी हैं, उसका एम, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है सारी शिक्षा का, मॉडर्न कंसेप्ट स्कोप ऑफ विजन, आज के सामने में मतलब वर्तमान समय में आधुनिक अवधारणा क्या है फिजिकल एजुकेशन की, स्कोप ऑफ विजन का क्षेत्र क्या है शारीरिक शिक्षा का, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब आवश्यकता एवं महत्व सारी शिक्षा का, प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टोटल एजुकेशन पर, हमारा पूरे एक शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा का क्या स्थान है। तो ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन होते हैं, अगर इसके अंदर आपको ढंग से जो तैयार करना है वो आपका मीनिंग और डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स, और बाकी जनरल क्वेश्चन टाइप के होंगे इसमें। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक्चुअल में क्या है, शारीरिक शिक्षा आधारित है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, ये वह शिक्षा होती है जो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। अब शारीरिक क्रियाओं से संबंधित तो शारीरिक क्रियाओं का भी कोई आधार है, वो आधार पहला बोलता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, मतलब फिजियोलॉजी की बात कर रहा है, इसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम अलग 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 वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, और इन सभी जैसे 4 टॉपिक है तो इनकी करीब 10-10 मिनट की वीडियोस बनी, तो चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो हम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज हम इनको लेके चलेंगे हम। उसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, भाई मनोवैज्ञानिक क्या आधार है, एस्पेक्ट क्या, अवधारणा क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मतलब व्यक्ति, और उसके बाद अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स इथिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखेंगे खेलों के मूल्य क्या है, एक स्पोर्ट्समैनशिप है ना, तो ये यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर आया। ये देखने में तो एक छोटी सी लाइन दिख रही है बट इसमें बहुत सी चीजें आ गई। ठीक है ना, अब स्पोर्ट्समैनशिप बोल रहा है तो यहाँ पर्सनालिटी भी आ गया इसके अंदर। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम इसको। फिर आता है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, आपके शारीरिक स्वस्थता तथा वेलनेस के ऊपर, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस क्या है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, आपने पढ़ा होगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडुरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। ठीक है ना, सर्कुलर एंडुरेंस मतलब कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस जो होता है, एंड वेलनेस। फिर फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस में क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी की फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलप, क्या फिजिकल फिटनेस के क्या सिद्धांत हैं जिससे कि आप उसको विकसित कर सकें, आप फिजिकल फिटनेस को विकसित करने के क्या क्या सिद्धांत हैं। उसके मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, क्या क्या मीन्स आप यूज करेंगे, क्या क्या आप साधन यूज करेंगे फिटनेस को डेवलप करने के लिए। फिर एरोबिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर इन्होंने खोल रखा है जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलेस्थेनिक मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है, रिदमिक एक्सरसाइज जो लय में की जाती है, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों में प्रतिभागिता, उसके बाद सर्किट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने क्या करा है, कुछ कुछ उठा के डाल दिया, बट ये सोचना नहीं है कि खाली सर्किट ट्रेनिंग ही पूछेगा। ठीक है, अब पता पड़ा सर्किट ट्रेनिंग से क्या विकसित हो रहा है, तो स्ट्रेंथ भी हो रहा है, स्ट्रेंथ एंड तो स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है ना, पूरे कंपोनेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपने देखा पार्ट ए का और कुछ भाग है ट्रेनिंग मेथड, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात करी इसने, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, क्या अवधारणा है, वार्मिंग अप क्या है, लिम्बरिंग डाउन क्या है मतलब वार्म डाउन या कूल डाउन जिसको बोलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग,
क्या ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, प्रशिक्षण की विधियां क्या क्या है। मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ताकत को विकसित करने वाले क्या क्या विधियां हैं। आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है। मेथड्स ऑफ एंडोरेंस, सहनशीलता को विकसित करने के क्या क्या मेथड्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलाइक मेथड। इन्होंने क्या किया, कट शॉर्ट मार दिया यहाँ पर। फायदे में अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट एंडोरेंस को करने के लिए, मतलब सहनशीलता को विकसित करने के लिए कंटिन्यूस मेथड होता है, इंटरवल मेथड होता है, रिपीटेशन मेथड होता है, कंपटीशन मेथड होता है। अब यहाँ पर कंटिन्यूस मेथड देखा है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दे रखा है, एंड फार्टलेक दे रखा है। फार्टलेक क्या है? फार्टलेक कंटिन्यूस मेथड का एक। फिर मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट, स्पीड को, चाल को विकसित करने की विधियां। इसमें एक्सेलरेशन, रूल्स, एक्सेलरेशन, रन्स एंड पेस रेसेस। अब अगर देखेंगे स्पीड को डेवलप करने के लिए 5 कंपोनेंट है इसके अंदर। पहला आपका रिएक्शन एबिलिटी, नंबर 2 मूवमेंट एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंडुरेंस। तो यहाँ पर बड़ा ही अटपटा सा कर का शब्दों को डाल रखा है। उससे कोई दिलंदा नहीं, मतलब वो पूछना पूरा चाहता है, स्पीड के बारे में पूछना चाहता है, एंडोरेंस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में पूरा पूछना है। वो आपको पूरा ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में पूछना है। एक बड़ा ही। उसके बाद सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, शारीरिक शिक्षा का सामाजिक अवधारणा। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस, मतलब समाज शास्त्र का अर्थ एवं उसका महत्व सारी शिक्षा में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे मैन कल्चर हेरिटेज। अब ये देखो, कल्चर हेरिटेज की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसके डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप डायनेमिक्स। भाई लीडरशिप, नेतृत्व को कैसे विकसित करेंगे आप, लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे विकसित करेंगे, क्या ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है ना। सोशियोमेट्रिक स्केल होता है, आपने देखा होगा। तो ग्रुप डायनामिक्स से संबंधित चीजें यहाँ पर आ गई, क्योंकि भाई यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात हो, एक सोसाइटी की बात हो। तो ये क्वेश्चन से सोशियोलॉजी के अंदर है। उसके बाद पार्ट बी देखेंगे आप, हिस्ट्री ऑफ गेम स्पोर्ट्स, एनी वन गेम स्पोर्ट्स स्टूडेंट चॉइस। अब ये एक बड़ा अटपटा सा इन्होंने दे रखा है। ये तो जब बीएससी फिजिकल या बीपीएस किया जाता है तो वहां पर एक सब्जेक्ट ऐसा बना हुआ है कि भाई अपना एक गेम चॉइस कर लीजिए, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, उनको इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। हो सकता है मे भी कहीं से कट पेस्ट किया होगा तो यहाँ सिलेबस में आ गया। बट यहाँ ये कहना चाह रहा है, इसका कहने का मतलब है हिस्ट्री ऑफ गेम और स्पोर्ट्स, ये इन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अदरवाइज ऐसा नहीं है, याद रखना। आपको सब खेलों की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लेटेस्ट जनरल रूल्स, यहाँ भी स्पोर्ट्स स्टूडेंट चॉइस कर रखा है इन्होंने। अब इनके हिसाब से क्या है कि आपका सपोज आप खो खो खिलाड़ी हैं, खो खो का गेम आपने क्या किया, आपने उसकी हिस्ट्री जान ली, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन वो जान लिया आपने, ठीक है। उसका मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड एंड स्पेसिफिकेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, कौन कौन से उपकरण यूज हो रहे हैं, उनका मेजरमेंट। फंडामेंटल स्किल ऑफ द गेम, उस खेल की स्किल कौशल क्या क्या है। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी, उस खेल से संबंधित क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उस खेल के कौन कौन से मेन टूर्नामेंट्स होते हैं, कहाँ आयोजित होते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स अवार्ड। अब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, उस खेल के कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे निकले हुए हैं, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स कौन कौन से दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये एक कंफ्यूजिंग वो है, इसलिए याद रखना आपको हर खेल का पढ़ना है आप, ठीक है। फिर आता है पार्ट सी, हेल्थ एजुकेशन। आप देखेंगे कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा का अवधारणा क्या, समझ क्या है आपकी, अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। फिर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का
एक समाज के अंदर, ठीक है, स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य का कल्याण करने के लिए क्या महत्व है एक व्यक्ति का, एक समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए? तो वो इसमें है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्वच्छता अभियान चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्वच्छता है। ट्री प्लांटेशन हो रहा है, गंदगी को दूर किया जा रहा है, नालियों की सफाई की जा रही है। तो ये थोड़ा प्रमोशन है कि जिससे कि स्वास्थ्य का प्रमोशन। एक इंडिविजुअल का क्या रोल है इसमें? फिर फैमिली एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल का क्या रोल है, एक फैमिली परिवार है, उसका क्या रोल है समाज के अंदर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए? एक कोई समाज है, ठीक है ना, कोई कहा कि भाई ये क्षत्रिय समाज है, ये फलाना समाज है, उस समाज का पूरे समाज के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए क्या महत्व है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में अपना साथ दे रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, एसेंशियल कंडीशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। भाई मीनिंग क्या, संक्रामक रोग क्या होते हैं? उसके बाद भाई जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद कॉमन अलर्ट सिग्नल इंडिकेटिंग ऑनसेट कम्युनिकेबल डिजीज। भाई क्या कॉमन अलर्ट्स होते हैं, मलेरिया ना फैले, तो देखा कॉमन अलर्ट्स होते हैं कि घर के अंदर कोई भी, किसी कूलर के अंदर पानी जमा नहीं होना चाहिए, किसी टायर के अंदर पानी जमा नहीं, कोई ऐसी जगह पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। कॉमन अलर्ट्स क्या क्या है हर रोग से संबंधित जो कम्युनिकल डिजीज है, ठीक है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वह कैसे फैलता है, क्या मोड है, हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, ठीक है, जल के माध्यम से, कैसे फैल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या, कॉमन सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स, मतलब जो एड्स की बीमारी है उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है। अब ये खाली कॉमन सिम्टम खाली एड्स का ही नहीं पढ़ना है, बाकी रोग के भी पढ़ने हैं। क्या सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं? भाई किसी को बुखार हो रहा, ठंड लग रही है, कपकपी लग रही है, तो बस मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स है, ये लक्षण है, ठीक है। उसको दूर कैसे किया जाए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस का मतलब पीलिया संबंधित, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो यहाँ पर एक दो रोग के नाम दे रखे हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बट आपको पढ़ना पूरा है, ठीक है। उसके बाद कंटेम्पररी हेल्थ प्रॉब्लम्स, भाई कोई स्वास्थ्य की समस्या आ गई तो उसका सामना कैसे करें। एब्यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को दूर करना, टबैको को दूर करना, तंबाकू को, कोई ऐसा रसायन जो हमारे शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उसको दूर रखना अपने से। फिर इफेक्ट ऑफ एब्यूज ऑन इंडिविजुअल, भाई अगर आप उसका सेवन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा एक व्यक्ति के अंदर। फिर फैमिली एंड कम्युनिटी, फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, टबैको एंड ड्रग्स ऑन स्पोर्ट्स, पर खिलाड़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईटिंग हैबिट दैट कोज ओबेसिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ इंडिविजुअल। ऐसे खान पान, आजकल देखा होगा सब लोग फास्ट फूड, ठेल लगे पड़े लाइन से, वो खाने से, वो जो ईटिंग हैबिट्स है, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं आप, उससे मोटापा हो रहा है। और वो मोटापे से आपके एक इंडिविजुअल के अंदर स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर आता है हेल्थफुल लिविंग, ठीक है, आपका रहन सहन स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, एक वातावरण का अवधारणा। स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं एनवायरमेंट के, वातावरण के, लिविंग एनवायरमेंट है, वर्क प्लेस एनवायरमेंट, भाई कहाँ से आप रहते हो, सोते हो कहाँ हो, भोजन कहाँ करते हो, उसके कहाँ काम करने जा रहे हो, वहां का एनवायरमेंट। उसके बाद जो मनोरंजन के लिए जो स्थान होते हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हो, मेला देखने जा रहे हो, वहां का एनवायरमेंट कैसा है।
क्योंकि हेल्थफुल लिविंग की बात हो रही है। उसके एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल एनवायरमेंट, सेफ वाटर, बस साफ स्वच्छ जल होना चाहिए, लो लेवल ऑफ नॉइज, शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्लीन एयर, वायु शुद्ध होनी चाहिए, सैनिटरी सराउंडिंग, गंदगी नहीं होनी चाहिए, लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन, मतलब रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन नहीं होने चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, आज की तारीख में चिड़िया तक नहीं दिख रही। क्यों? वो रेडिएशन के कारण। सब जगह टावर लगे पड़े हैं, ठीक है ना। और एंड एब्सेंस ऑफ हैजार्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स, और ऐसे हैजार्ड्स मतलब जो प्रतिरोधात्मक कार्य करते हैं, जिसके कारण हैजार्ड जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे पास। तो ये लिखा हुआ है साफ साफ क्या, कि एंड एब्सेंस ऑफ हैजार्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स। अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर हैजार्ड्स की बात करते हैं, तो क्या है कि आपने देखा होगा अनइवन ग्राउंड बना हुआ है, मैदान में गड्ढा है, मैदान के बगल के अंदर कुछ ऐसी चीज, नुकीली चीज लगी हुई है, वो हैजार्ड्स हो गए हमारे, ठीक है ना। तो अब आता होम एंड नेबरहुड इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब ये हैजार्ड्स की बात करी कि जो हमारे घर के अंदर या पड़ोस, ग्रामीण और हमारे शहरी अंचल के एरिया के अंदर क्या क्या हैजार्ड्स हैं, स्कूल और वर्क प्लेस पे क्या है, स्कूल के अंदर क्या हैजार्ड्स हैं, वर्क प्लेस पे क्या है। उसके बाद ड्यूरिंग लेजर टाइम एक्टिविटी, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स। अब आता है कि भाई ड्यूरिंग लेजर टाइम एक्टिविटी मतलब मनोरंजन की बात कर रहा है, खाली समय के अंदर, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट मनोरंजन, खेल, ठीक है, के दौरान एक रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। भाई क्या आप स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए या एक्सीडेंट ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे आप, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जो यातायात की व्यवस्था की जाती है, स्विमिंग के दौरान क्या करेंगे आप कि ऐसी घटना घट जाए, वाटर स्पोर्ट्स के अंदर क्या करेंगे आप ऐसा, ठीक है ना, कि भाई जल कैसा होना चाहिए वाटर स्पोर्ट्स के अंदर। साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि रोल ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का भूमिका क्या होती है एक एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा रहे और कोई एक्सीडेंट ना हो उसके अंदर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करी उन्होंने, स्विमिंग की बात करी कि भाई तैराकी में जल कैसा होना चाहिए, क्लोरीन डला हुआ होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, बार बार सफाई होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर उस जल को टेस्ट किया जाना चाहिए। ऐसी वाटर स्पोर्ट्स के अंदर जो कयाकिंग, कैनोइंग, जितने वाटर स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग, डाइविंग, ऐसे वाटर स्पोर्ट्स के अंदर क्या करना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो, हेल्थ प्रमोट कैसे करेंगे उसके अंदर। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर, आपने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, कोई डिजास्टर अगर आया, सपोज एकदम बाढ़ सी आ गई, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ट्रेन का एक्सीडेंट, क्योंकि भाई डिजास्टर क्या होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल का मतलब बादल फट गया, तब क्या करेंगे आप, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है ना, वोल्केनो आ गया, वो उसके अंदर क्या करेंगे। तो वो इसके अंदर है, क्योंकि सामान्य जो आज की तारीख में जो घटनाएं घट रही हैं, सामान्य जो स्थितियां आ रही हैं, उसको यहाँ सिलेबस में डाला है हेल्थफुल लिविंग के लिए। अगला फैमिली हेल्थ एजुकेशन। अब आपका सेम सेम आपका इस परिवार, शारीरिक जो परिवार है, परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। भाई कहा गया कि आपका जो परिवार है एक सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का एक अर्थ क्या है, सामाजिक संस्थान, तथा वो किस प्रकार क्रिया करती है। उसके बाद नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस एंड देयर मैनेजमेंट। आज की आवश्यकता क्या है, जो एडोलसेंस हैं, जो युवा अवस्था है, उनके सामने कई समस्याएं हैं, ठीक है। वो खाली
देखा होगा, मोबाइल में लगे, आप कहीं भी चले जाइए, आप हर कोई मोबाइल में बैठा हो। ये प्रॉब्लम्स है एडोलसेंस। उस मोबाइल ने उनके दिमाग को कैप्चर कर दिया। तो डिफरेंट गेम्स आ रहे हैं, पबजी गेम है, उसने उनको दिमाग को कैप्चर कर दिया, रात को सोते सोते भी बड़बड़ाते हैं वो लोग। वो है क्या आवश्यकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। और युवाओं की प्रॉब्लम्स है, लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे दूर करें। ठीक है ना। आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर सैनिटरी पैड्स के बॉक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम से उनको दूर करने से संबंधित ये टॉपिक दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन, मानव प्रजनन के संबंध में पहला है मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक महामारी काल के बारे में जानना बहुत जरूरी है इसके अंदर। फिर है कंसेप्शनल एंड पेरेंटल केयर, भाई कैसे एक जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो कैसे केयर करेगा, अपने बच्चों से क्या बात करेगा, बच्चों को क्या समझाएगा। फिर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ प्री मैरिटल सेक्स एंड टीनेज प्रेगनेंसी, ये टॉपिक डाला गया है कि शादी से पहले अगर सेक्स है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो डिस्कस करना है। ठीक है ना। और टीनेज एज में, मतलब बच्चा जो है उम्र में छोटा है, टीनेज एज में है, वो प्रेग्नेंट हो गया है, तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ मैरिज, रोल ऑफ पेरेंट्स, चाइल्ड केयर, भाई किसी के शादी की तैयारी और एक पेरेंट्स के रूप में रोल क्या होगा एक पेरेंट्स का अपने बच्चे की केयर में, वो टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। नॉर्मल टॉपिक है ये। ठीक है, जनरल टॉपिक्स है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, कैसे बचाव करेंगे आप, खेलों में चोट ना लगे। क्योंकि कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज में सबसे पहला ही सिद्धांत होता है कि फिटनेस, अगर आप फिट है तो चोट नहीं लगेगी। नंबर दो, वार्म अप है तो चोट नहीं लगेगी। प्रॉपर टर्नआउट है, आप बढ़िया वेशभूषा, आपका उपकरण सही पहन रखे, क्रिकेट खेलने आ रहे, हेलमेट लगा रखा है आपने, तो चोट नहीं लगेगी। तो क्या प्रिवेंशन, और उसके बाद अगर चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड क्या देगा, प्राथमिक उपचार क्या होगा। जो भी चोट लगी, उपलब्ध संसाधन जो समय है आपके पास, उससे तुरंत उपचार करना प्राथमिक उपचार होता है। तो कुछ इन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर खाली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी लिख दी इन्होंने, मुलायम ऊतकों की चोट, जिसमें स्प्रेन, स्प्रेन, बोन इंजरी, जॉइंट इंजरी। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो लिख दिया, यहाँ पर बोन इंजरी भी लिख रखा है, देखिए आप। भाई ये तो हार्ट टिश्यू हो गया ना, बोन। तो थोड़ा सा सिलेबस उठपटांग कर रखा है, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर रखा है थोड़ा सा। बट यहाँ पर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज बोल रहा है तो सभी इंजरीज पता होनी चाहिए आपको। स्प्रेन भी पता होना चाहिए, स्ट्रेन भी पता होना चाहिए, पुल भी पता होना चाहिए, क्रैम्प भी पता होना चाहिए, स्पाज भी पता होना चाहिए, फ्रैक्चर्स पूरे पता होना चाहिए, डिसलोकेशन पता होना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस। तो आपने देखा कि टोटल मिला के अगर हम ये देखते हैं, ये मार्क्स पैटर्न जो है, कि 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 रीजनिंग एबिलिटी, 10 नंबर का आईसीटी मतलब कंप्यूटर संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, टोटल 40 नंबर हुए। उसके बाद सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का 65 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 65 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र का 10 नंबर का, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और खेलो इंडिया के 5 नंबर, दोनों को मिला के 5 नंबर। तो ये 120 नंबर हुए। और लैंग्वेज जो है उसके अंदर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ये 10 10 10 30 नंबर। पहले आपका जो कॉपी चेक होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर क्या चेक करेगा, आपके लैंग्वेज को चेक करेगा। हिंदी के 10 में से 4 नंबर हैं, इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर हैं, रीजनल लैंग्वेज 10 में से 4 नंबर हैं। अगर 4 4 4 हैं तो ही कॉपी आगे चेक होगी। और ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स आपका मेरिट लगेगी। और रिटर्न भेज दिए, कोई इंटरव्यू नहीं होना, उसके बाद आपका पेपर की जांच होनी, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होना है, उसके सीधे आपको जॉब मिलेगा इसके अंदर। इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से आप अपनी तैयारी करें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो यहाँ हमने मोबाइल नंबर भी लिखा है 7983637888, इस नंबर के माध्यम से
आप EMRS की तैयारी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस लगभग लगभग सेम सा सिलेबस है बाकी एग्जाम से। ठीक है, बट इस सिलेबस के अंदर बड़ा हिडन कर रखा है, खाली कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी दे दी है, उसका फर्स्ट एड दे दिया उन्होंने खाली, और 2 3 4 इंजरी के नाम लिख दिए। सॉफ्ट टिश्यू लिखा हुआ तो इधर बोन इंजरी लिखा था। इसको तरीके से आप इसको समझेंगे। थैंक यू सभी को, और इसी तरीके से जुड़े रहें, और आप देखेंगे तो मैंने जैसा कहा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो यू कैन डू ए व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सभी को, इसी तरीके से जुड़े रहें आप। जय हिंद, जय भारत।